एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट चलेंगे। इसके ऊपर अमेंडमेंट 18 मार्च 2021 को हुई है, 18 मार्च 2021 को हुई है, और ये आपके लिए एप्लीकेबल हो गया नवंबर 21 एग्जाम्स के लिए। तो एप्लीकेबल फॉर नवंबर 21 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स, उसके आगे भी है, नवंबर 21 एग्जाम से एप्लीकेबल हो गया है। 18 मार्च 2021 को अमेंडमेंट आई। अब ऑब्वियसली बात है 18 मार्च 2021 तक आपकी बुक्स वगैरह प्रिंट होकर आपको मिल चुकी थी, तो आपकी बुक के अंदर वो वाला एप्लीकेबिलिटी वाला नया पार्ट एडिशन नहीं है, तो मैं आपको वो पार्ट लिखवाऊंगा और आपको पूरा पार्ट लिखना है। लेकिन 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 उससे पहले आप सबके साथ डिस्कशन चलेगा इस चीज को लेकर कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल किस पर होते हैं, किस पर नहीं होते। मैं बात इस चीज की नहीं कर रहा कि इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूं। एएस भी इनकम टैक्स की तरह अमेंडमेंट होता है क्या? बेटा एएस में अमेंडमेंट आती है लेकिन बहुत कम। लास्ट अमेंडमेंट आई थी आपकी 2016-17 के अंदर। थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, बट इतने चेंजेस नहीं होते कि जैसे आपके इनकम टैक्स या लॉ में चेंजेस होते हैं, वैसे चेंजेस नहीं होते। यहाँ बहुत रेयर चेंजेस होते हैं, और यहाँ पर एएस के अंदर चेंजेस नहीं हुए। एएस किसके ऊपर अप्लाई करेगा उसके ऊपर चेंजेस हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी उसके ऊपर चेंजेस हुए हैं। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है एएस की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर? क्या किसी पर्सन की एसेट पे डिपेंड करता होगा, किसी की लायबिलिटी पे डिपेंड करता होगा, किसी की नेटवर्थ पे डिपेंड करता होगा? बड़ा बिजनेस होगा तब एएस अप्लाई करेंगे, छोटा बिजनेस होगा तब एएस अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी बातें। फिलहाल फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। एएस अप्लाई करने के लिए मैं आपसे बोलूं कि आपके घर के बाहर या गली मोहल्ले में या कहीं पर भी एक गोलगप्पे वाले भैया खड़े हैं, वो भी कुछ अर्न कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा? क्या उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा? मेरा ये सवाल है आप सबसे, बताइए मुझे। कोई भी एक ऐसा दुकानदार मैंने लिया जो आपको लगता हो कि इसका बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन लेवल है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ट्रांजैक्शन लेवल है। मैं बिजनेस छोटे की बात नहीं कर रहा, बिजनेस छोटा बड़ा नहीं है, मैं ट्रांजैक्शन लेवल की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। जो आपको 20 रुपए में 3 या 4 गोलगप्पे खिलाता है, क्या वो अपने ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करता होगा या नहीं करता होगा? मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं सर नो सर नहीं करता होगा। नो 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 नो, कर सकता है। मैक बोल रही है कर सकता है। हर्ष नो, तरनप्रीत नो, बेस्ड अपॉन सम पैरामीटर्स, कंचन कह रही है बेस्ड अपॉन सम पैरामीटर्स। यस यस यस। अब जब मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा कि गोलगप्पे वाले भैया हैं, तो आपके माइंड में शायद आपके गली मोहल्ले के अकॉर्डिंग एक छोटी शॉप आई हो माइंड में, या हो सकता है कि आपको नॉर्मल एक ठेले वाला याद आया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक फेमस नाम लूं तो BTW, बिट्टू टिक्की वाला, ये भी तो गोलगप्पे बेचते हैं, ये भी तो टिक्की बेचते हैं। क्या इनके ऊपर एएस अप्लाई करता होगा? अब बताइए, अब बताइए मुझे, बिट्टू टिक्की वाले के नाम से। यस, दीपांशु बोल रहा है सर कितनी बिक्री हुई। बिक्री समझते हैं आप, सेल बोलते हैं इसको। कितने दिन का आपने किया, इस तरह से डिपेंड अपॉन देयर टर्नओवर कर सकता है बिट्टू टिक्की वाला, शायद उसके अनजाने में कर सकता है, उसके अनजाने में कर सकता है। यस, बिट्टू टिक्की वाले के लिए आप सब यस कर रहे हैं, बिट्टू टिक्की वाले के लिए आप सब यस कर रहे हैं। यस यस यस। अब पता है जैसे ही मैंने बिट्टू टिक्की वाले का नाम लिया तो अब आपके माइंड में क्या आया? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ गई,
उनकी तो पूरी दिल्ली में फ्रेंचाइजी है, दिल्ली छोड़ो ऑल ओवर आई गेस लंदन में भी फ्रेंचाइजी है उनकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्थ ज्यादा है इनकी। तो आपके लिए नाम बड़ा मैटर कर रहा है कि भाई इसकी तो पक्का इसके ऊपर एएस अप्लाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब अब आपके लिए पता क्या जरूरी है जानना, कि एएस की एप्लीकेबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। सर एएस एप्लीकेबल उन पे होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, यस सबसे मेन चीज तो यही है। तरुण ने बहुत सही बात बोली, कि जो अकाउंट्स बनाएगा वही तो एएस अप्लाई करेगा। और आई होप आप सबने पीजीबीपी पढ़ लिया है। पीजीबी बताओ जी, पीजीबी पढ़ लिया आपने, मुझे बताइए। पीजीबीपी के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस प्रोफेशन के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर आपने दो सेक्शन पढ़े हैं, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। देखते हैं कौन कौन मुझे बता पाएगा। कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, बताइए सेक्शन बताइए, सेक्शन क्या था, सेक्शन बोलिए, सेक्शन बोलिए, सेक्शन क्या था, सेक्शन क्या था। और उस सेक्शन के बाद ये भी था ना, लिमिट्स क्या है उनकी, कब आपको अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है, कब आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। यस यस यस, कुछ ने पढ़ लिया है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। तो जिन्होंने पढ़ा है वो बता दो, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो बच्चे बता दो मुझे। यस मेहरप्रीत ने बोला यस। सेक्शन 44, एक था डबल ए और एक 44 ए बी। 44 ए बी किसका था, ऑडिट के लिए था, टैक्स ऑडिट के लिए था। यस 44 डबल ए। अपूर्वा 44 डबल ए कब एप्लीकेबल होता है, कब आपके लिए कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट की वैल्यू होती है। क्या गोलगप्पे वाले भैया के ऊपर कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट लग रहा होगा। 44 ए बी तो बता दिया आपने, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए 1,50,00,000। अभी नहीं पढ़ा, डॉली कह रही है। जो कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स है एंड कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स है, तो आपके लिए एएस एप्लीकेबिलिटी के लिए मेन चीज क्या हुई, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। बिजनेस के केस में 1 करोड़, प्रोफेशन के केस में 50,00,000। ये तो 44 ए बी का है ना। 44 डबल ए में क्या है, देखते हैं किसको किसको याद है, किस किस को याद है, देखते हैं देखते हैं। 44 डबल ए का बताइए, जल्दी से बताइए सब बच्चे। 44 डबल ए, बांसीड़ा बोले नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एंड बिजनेस तो डजंट एक्सीड्स 10 लाख। 10 लाख लिखा है, 1 करोड़ लिखा है, 10 लाख लग रहा है। 10 लाख एंड नो बुक्स ऑफ अकाउंट। और स्पेसिफाइड है तो सर आप ही बता दो भाई। जो मुझे याद है, मेरे को जो पता था लास्ट, मैंने उसके बाद चेक नहीं किया, आपके अगर प्रॉफिट 1,20,000 तक से ऊपर आता है तो आपको कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट करना पड़ेगा। मुझे एक बार और मैं भी चेक कर लेता हूं आप सबके साथ। जहां तक मुझे याद है वो 1,20,000 रुपये था। यस बिल्कुल ठीक, दीक्षा ने लिख दिया है, मेरा वही पॉइंट है, बिल्कुल वही ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेरा मेरा पॉइंट ठीक था, मुझे याद था। फिर भी एक बार चेक कर लें, गूगल करके देख लेते हैं क्या कहता है। सेक्शन 44 डबल ए की लिमिट ये लीजिए क्या रखी हुई है। आप सबने तो लेटेस्ट पढ़ा है यार, आपको तो पता होना चाहिए था। अभी जो चल रही है बुक्स ऑफ अकाउंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, चेंज हो चुका है शायद। बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन इफ द ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 1,50,000 in 3 preceding years for an existing profession, and this also applies to a newly set up a profession whose gross receipts are expected to be more than 1,50,000। मेरे ख्याल से वो 1,20,000 की लिमिट 1,50,000 हो चुकी है। यस 1,50,000 हो चुकी है, मेहरप्रीत भी बोल रहा है यस। 150 की ग्रॉस रिसीट्स, और मेरे ख्याल से प्रॉफिट के लिए 120 की लिमिट थी। चलो जो भी है,
150 ही आ रहा है मेरे सामने यहां पे लिखा हुआ, और यहां पर भी है कुछ, ये रहा, यस यस यस, ये देखिए, वेदर बुक्स एज पर सेक्शन 44 AA एप्लीकेबल, बिजनेस इनकम प्रॉफिट बेसिकली 1,20,000 से ज्यादा है तो आपके ऊपर 44 AA अप्लाई करेगा, बनानी पड़ेंगी आपको बुक्स। बिजनेस सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स 25 लाख से ज्यादा है तो इन दैट केस आपको बनाने पड़ेंगे, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए 2.5 लाख हो गई है। हाँ बेटा हो सकता है आपको ज्यादा बेटर पता होगा क्योंकि इनकम टैक्स आप पढ़ते हैं तो आपको बेटर पता है। मेरा कंसर्न सिर्फ क्या था, मेरा कंसर्न सिर्फ ये था कि भाई कंपलसरी अकाउंट्स मेंटेनेंस जिनके लिए है, एक सेकेंड, कंपलसरी अकाउंट मेंटेनेंस जिनके लिए है उन सबको अपने पास एएस की एप्लीकेबिलिटी को देखना पड़ेगा। लेकिन 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 अब ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी होती हैं, कंपनीज भी होती हैं, उसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं नॉन कंपनीज भी हैं, एसएमसीज भी हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं, आपके एचयूएफ्स वगैरह भी हैं, ये सब चीजें भी आती हैं। तो इन सब के बेसिस पर एएस की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर आएगी किसके ऊपर नहीं आएगी ये सारी बात बताई जाएंगी। मैं आपको इसके लिए लेकर चलूंगा एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, अमेंडमेंट वाला पार्ट अभी लेके आता हूं, अमेंडमेंट वाला पार्ट पहले नहीं, पहले कुछ और बताना है क्योंकि अभी ये गोलगप्पे वाले भैया की बात चली है तो क्या उनके लिए एएस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, ये सब बातें आपके सामने लेकर आनी है। बड़ी सिंपल सा पॉइंट है एक, ध्यान से देखिएगा, पढ़ना है आपने पूरा का पूरा और उसके बेसिस पर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। एंटरप्राइज टू विच द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई, मैं इसमें यह नहीं बताने वाला कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे होगा नहीं होगा, ये ओवरऑल बात कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंटरप्राइज, यस, भले ही गोलगप्पे वाले भैया ही क्यों ना हो, वेदर ऑर्गेनाइज्ड इन कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव और अदर फॉर्म्स। अब अदर फॉर्म्स में पार्टनरशिप भी आ गई, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ गई, आपके बाकी एचयूएफ वगैरह इंडिविजुअल जो भी है सब आ गए। एनी एंटरप्राइज वेदर ऑर्गेनाइज्ड इन कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव और अदर फॉर्म्स engaged in commercial, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी। कमर्शियल का मतलब क्या, प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, तो क्या नॉन प्रॉफिट नहीं आएगा बेटा, वो भी आएगा, दोनों आएंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप इन तीन में से किसी में भी इंगेज्ड हैं, कमर्शियली इंगेज्ड हैं, इंडस्ट्रियली इंगेज्ड हैं या फिर बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू इंगेज्ड हैं, वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड and even if established for charitable or religious purpose। याद करो वैष्णो देवी के अंदर अगर आप वहां गए हैं, माता वैष्णो देवी अगर आप गए हैं तो वहां पर एक श्राइन बोर्ड के नाम से ट्रस्ट काम करता है, वो चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस पर्पस से बनाया गया है, उसके ऊपर भी एएस अप्लाई करेगा। वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर एएस अप्लाई करेगा। तो आप ये बोलो जी हम प्रॉफिट नहीं कमाते, हमारा मोटे प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारे पास एएस अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी तरह से आपने प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, चैरिटेबल पर्पस हो या रिलीजियस पर्पस हो, किसी भी तरह से हो, आपके ऊपर एएस अप्लाई करेगा। आगे पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउएवर डू नॉट अप्लाई टू एंटरप्राइज सोली कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज विच आर नॉट ऑफ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस नेचर। अगर आपकी एक्टिविटीज कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस नेचर की नहीं है तो एएस अप्लाई नहीं करेगा आपके ऊपर। एग्जाम्पल के लिए, एन एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग डोनेशन and giving them to flood affected people। For example जी मैं बहुत बोलता हूं, मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देखना, जितिन त्यागी क्लासेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप, कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसे लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी बेसिस पे कोविड के लिए डोनेशन कलेक्ट करना शुरू किया और वो डोनेशन उठाकर कोविड के लोगों के लिए जिनको भी जरूरत थी पैसों की, मैंने उनको दे दिया। अब आप मुझे बताओ क्या मेरी इस एक्टिविटी के ऊपर एएस अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? मेरी इस एक्टिविटी के ऊपर एएस अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? जितिन त्यागी क्लासेस ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, डोनेशन पैसा कलेक्ट किया और
जिन लोग गरीब लोगों को थे उनके लिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्हें दाल चावल जो चीज दे सकते थे इस वक्त पर, खाना वाना जिस तरह से कर सकते थे वो प्रोवाइड किया। बताइए क्या एएस अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? नो सर। तरुण तो बोल रहा है नो, सिमरन बोल रही है नो, प्रेम बोल रहा है नो। और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। प्रेरणा नो, मानसी नो, नहीं करेगा बिकॉज ये आपका बिजनेस नहीं है। ओके। कमल कुमार नहीं। दीपांशु नो। महक यस यस एप्लीकेबल होगा। महक बोल रही है यस होगा। और बचाओ और बच्चे बताओ। कंचन कह रही जी नहीं होगा। मनप्रीत कह रहा है, मेहरप्रीत कह रहा है नहीं होगा। बट द आंसर इज यस होगा। यस होगा होगा होगा। एक बार आगे की लाइन पढ़ लो पूरी। वहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा था? An activity of collecting donation and giving them to flood affected people, exclusion of an enterprise from the applicability of the accounting standard would be permissible only if no part of the activity of such enterprise is commercial, industrial or business in nature. Even if a very small proportion of the activities of an enterprise were considered to be commercial, industrial or business in nature, the accounting standard would apply to all the activities including those which are not commercial, industrial or business in nature. मेरा काम करना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बिजनेस नेचर है। मैं डोनेशन ले रहा था और लोगों को पैसा दे रहा था, ये बिजनेस नेचर नहीं था, मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था, मेरा कोई बिजनेस नहीं था ये। लेकिन पहले वाले की वजह से दूसरे वाले के ऊपर भी एएस अप्लाई कर जाएगा। अगर मेरा थोड़ा सा हिस्सा भी बिजनेस, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल नेचर में आता है तो वो एक्टिविटीज जो बिजनेस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल नहीं भी हैं उनके ऊपर भी एएस अप्लाई करेगा। आई बात समझ में? हाँ ये तो चीटिंग है, पहले बताना था ना। पहले बता तो समझ नहीं आता आपके, पहले आपके विचार जाने मैंने कि भाई आप क्या सोचते हैं इस बात से। अगर मैं सिर्फ डोनेशन कलेक्ट करूं और जाकर दे आऊं, फॉर एग्जाम्पल जी मैं जॉब करता हूं और मैंने डोनेशन कलेक्ट करके फिर लोगों में बांटना शुरू कर दिया, अब ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी है, ना ही मैं किसी कमर्शियल पर्पज से कर रहा हूं, ना कि मैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा हूं। तो इन दैट केस मैं तो जॉब करता हूं जी, मेरी यहां पर कोई एक्टिविटी ऐसी है ही नहीं जो मुझे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे या कुछ ऐसा होगा। तो अगर मैं सिर्फ जॉब करता हूं और मैं साथ में डोनेशन कलेक्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो इस केस में मुझ पर एएस अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा बिजनेस नेचर ऑलरेडी चल रहा है और साथ साथ मैंने डोनेशन कलेक्ट किया तो बेटा पूरे पे लग गया, पूरे पे लग गया, पूरे के पूरे पे लग गया। और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाने दिखाने पड़ेंगे एएस फॉलो करते हुए। आई बात समझ में? यस महक बोल रही है होगा बिकॉज आप कमर्शियल एक्टिविटी भी करते हो। यस बिल्कुल ठीक है, मतलब सोली ऑन उन एक्टिविटीज से रिलेटेड होना चाहिए फ्लड डोनेशन। हाँ जी मानसी बिल्कुल ठीक है सर, मैंने आप आगे की लाइन पढ़ के ही बोला था। सर बीच में बता दो आई गॉट डिस्कनेक्टेड। बेटा ध्यान सुनो, मैं सिंपल से बात बोलता हूं, एएस अप्लाई करते हैं हर उस ऑर्गेनाइजेशन पर, हर उस एंटरप्राइज के ऊपर जो इंगेज है इन बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो चाहे प्रॉफिट मोटिव ना हो, चाहे चैरिटेबल पर्पस के लिए हो चाहे रिलीजियस पर्पस के लिए हो। बट इससे आप बच सकते हैं एएस की एप्लीकेबिलिटी से। वो कब? जब आप सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो ना कि बिजनेस में आती हो, ना इंडस्ट्रियल में आती हो, ना कमर्शियल में आती हो। एग्जाम्पल के लिए एक डोनेशन का एग्जाम्पल था, और आप अगर सिर्फ यही एक्टिविटी कर रहे हैं डोनेशन वाली तो एएस अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन आपका एक काम है, आप ऑलरेडी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, भले ही थोड़ा सा करते हो, भले ही थोड़ा सा करते हो, बिजनेस एक्टिविटी करते हो, इंडस्ट्रियल करते हो या फिर कमर्शियल एक्टिविटी करते हो, तो आपकी ये डोनेशन वाली एक्टिविटी भी एएस की चपेट में आ जाएगी, क्योंकि आपका कुछ हिस्सा कमर्शियल नेचर का है, कुछ हिस्सा बिजनेस नेचर का है, कुछ हिस्सा इंडस्ट्रियल नेचर का है। तो भले ही स्मॉल पार्ट ही क्यों ना हो, तो आपके पूरे के ऊपर एएस अप्लाई कर जाएगा। जो नॉन कमर्शियल है, जो नॉन बिजनेस है, जो नॉन इंडस्ट्रियल है, उसके ऊपर भी एएस अप्लाई कर जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। बताओ जी, क्या सबको ये वाली बात समझ में आई? तो अब आपके गोलगप्पे वाले भैया, गोलगप्पे वाले भैया बताइए, क्या वो किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं है? वो किसी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या नहीं है?
जल्दी बताइए, सब बच्चे बताएंगे। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा। एनपीओ पे भी अप्लाई करेगा, एनपीओ पे भी अप्लाई करेगा कंचन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस करेगा, यस यस सर, यस सर, यस, सब बच्चे बोल रहे हैं यस 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 यस, करेगा करेगा, सिंपल सी बात है भाई, करेगा। लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ थोड़ा सा झोल है, थोड़ा झोल झाल अभी भी है आपके लिए। हाँ आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि हाँ गोलगप्पे बेचना हो या कुछ भी ऐसा काम हो जो बिजनेस एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, तो उनके ऊपर एएस अप्लाई करते हैं। लेकिन सर क्या पूरे के पूरे 27 के 27 एएस अप्लाई करते हैं? अब सोचो मैं गोलगप्पे वाले भैया से बोलूं भैया एक हमारा एएस है एएस 20 अर्निंग पर शेयर, वो निकालो। सोचो अर्निंग पर शेयर एएस 20 गोलगप्पे वाले भैया, एएस 20 अर्निंग पर शेयर गोलगप्पे वाले भैया पे लगेगा या नहीं लगेगा? पता जल्दी बताना सोच समझ के। सर करेगा बट वो करते कहाँ हैं? मैंने पूछा था एक बार, उनको पता भी नहीं था एएस क्या होता है। कंचन बेटा तो मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा। अब जाकर आपको पता चलेगा कि लिमिट वाइज क्या चीजें हैं। अब आप जिस लेवल की आप बात सोच रहे हो ना, उस लेवल पर जाकर वो लोग अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करते। और ऑब्वियस सी बात है उस स्मॉल लेवल स्केल ऑफ बिजनेस के ऊपर आपको कैसे लगेगा कि भाई आपको अपना एएस अप्लाई करना है या अकाउंट्स बनाने हैं? वो तो जी पैसे लिए, खर्चा हुआ, घर चले गए जी, प्रॉफिट हो गया। वो तो कैश बेसिस फॉलो करते हैं वैसे भी। तो डिपेंड करता है कि वो लेवल कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपको उसी लेवल के बेसिस पे दिखाया जाएगा कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होंगी। सर वो अपना बिजनेस बंद कर देगा। नहीं लगेगा उनको, तो ये ही नहीं पता होगा कि यस होता क्या है। यस हवाएं उड़ जाएंगी सुनकर कि क्या होता है। चलो 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 आ जाओ। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जा रही है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है या फिर बिजनेस एक्टिविटी है, और प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, तब भी आपके लिए काम जरूरी है। आप कहो तो जी हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अब बच्चों के पॉइंट आ रहे हैं सर एनपीओ तो कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे बेटा? आप बीइंग ह्यूमन को ले लीजिए, वो भी तो एक एनपीओ की तरह ही काम कर रहा है। इवन आपको पता है हमारा आईसीएआई भी एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो आप लोगों से फीस नहीं लेते? आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते? क्या हम मेंबर से फीस नहीं लेते क्या? हर चीजें हैं, और उससे आपके ही डेवलपमेंट पे, हमारी डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करते हैं। तो एक तरह से बिजनेस से तो चल रहा है, तो है, लेकिन एनपीओ, तो इसका मतलब उनके ऊपर भी एएस अप्लाई करता है। हाँ उनके ऊपर भी एएस अप्लाई करता है। ठीक है जी, बात समझ में आई? सर रियल लाइफ इज फार वे डिफरेंट देन व्हाट वी रीड इन बुक्स। यस सर, जो अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा वो एएस भी नहीं फॉलो करेगा, तो गोलगप्पे वाले भैया क्यों करेंगे फॉलो? बेटा अगर गोलगप्पे वाले भैया बिट्टू टिक्की वाला है, तो वो एक कंपनी है, तो वो एक लिस्टेड कंपनी है, तो सोचो, तो फिर तो करेगा ना। तो आप कहां पहुंच रहे हो? बिल्कुल आप उसी लेवल पे सोच रहे हो कि भाई जो हमारी गली के बाहर एक नुक्कड़ पे एक बंदा खड़ा हुआ है गोलगप्पे बेच रहा है, क्या वो कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा? क्या पता उसी की बहुत तगड़ी टर्नओवर हो। अभी थोड़े दिनों पहले एक न्यूज में एक बात थी कि किसी लखनऊ में कहीं पर, यूपी में किसी एरिया में, किसी सिटी में किसी कचौड़ी वाले की टर्नओवर करीबन 75 लाख या 70 लाख रुपए की टर्नओवर थी। टर्नओवर 70 लाख रुपए की टर्नओवर थी। अब बताओ, सोचो उसके ऊपर एएस अप्लाई हो रहा होगा? क्या वो अकाउंट बना रहा नहीं बना रहा होगा? जैसे जैसे बिजनेस ऊपर बढ़ना शुरू होता है, अकाउंट्स बनने की कहीं ना कहीं से रिक्वायरमेंट पहुंच जाती है। आप कोशिश कर सकते हो कि आप शायद ना बनाएं, बच जाएं, जितना बच जाए उतना अच्छा, अकाउंट्स ना बनाने पड़े। लेकिन गवर्नमेंट इन्हीं चीजों को तो लाने की कोशिश कर रही है कि भाई हर कोई अपनी तरफ से प्रॉपर अकाउंटिंग करे, टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करे। तो इन सब चीजों के ऊपर ही तो फोकस चल रहा है सारा सारा। ठीक है जी,
तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप परफॉर्म कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, बिजनेस है, तो ये सब बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाननी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाना चाहता था। और अब मैं आपके सामने लेकर आता हूं हमारा मेन पार्ट। जी जी, तो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन इंडिया। ये जो दीपांशु बोल रहा है सर, जो जो जब कचौड़ी वाले की 1.5 करोड़ की टर्नओवर है तो छोटी सी दुकान है पराठे वाली गली में। हाँ, आप किसी बिजनेस के बेसिस पर आइडिया नहीं लगा सकते कि उसकी टर्नओवर क्या होगी। उसकी टर्नओवर एक अच्छे खासे सीए की सैलरी ज्यादा हो सकती है। अब सोचो, तो अकाउंट्स बनाना कंपलसरी आपने पढ़ लिया, 1,20,000 से ऊपर की इनकम हो, 1.5 लाख से ऊपर की रिसीट हो, तो क्यों नहीं बन सकते अकाउंट, बनेंगे। अब 1.5 लाख रुपए, क्या एक बात बताओ, कोई जान पूछ के ना बनाए बात अलग है, लेकिन पूरे साल में क्या गोलगप्पे वाले भैया की 1.5 लाख से ऊपर की ग्रॉस रिसीट नहीं होगी? होगी, लेकिन वो बनाते नहीं है। कौन पूछ रहा है उनको? कोई नहीं पूछ रहा। उन्हें कौन पकड़ रहा है? कोई पकड़ भी नहीं रहा। लेकिन अगर जिस दिन वो बिट्टू टिक्की वाला बन जाएगा तो क्या उस दिन उसको दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तो जिस दिन वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा उसी वक्त से उसके अकाउंट से बनने शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर एएस भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो डिपेंड ये करता है कि आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। आप फॉलो करो ना करो वो अलग पॉइंट है, वो तो आप रूल को ब्रेक कर रहे हो, लेकिन आप लिमिट के अंदर आ रहे हो नहीं आ रहे हो वो मेन पॉइंट है। लेकिन कंपनीज में मैंडेटरी नहीं होता है एएस, बट सीए को फॉलो करना होता है, इसलिए कंपनी फॉलो करती है। सीए को फॉलो करना होता है। अभी समझेंगे प्रेम, तुम्हारे माइंड में बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, कंपनीज को लेकर, और बातें भी समझ में आएंगी आपको भी। तो जी यहां से अब आपके लिए जरूरी है अब देखो, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बाहर आने शुरू हो गए। दक्ष कह रहा है सर हमारे यहाँ एक हलवाई है, उनका बेटा हार्ले चलाता है, हार्ले डेविसन। तो सोचो आप, क्या अच्छा खासा टर्नओवर नहीं होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा? होगा ना। लेकिन जब तक बचे हुए हैं, जिस दिन उन्हें जरूरत पड़ेगी कि हाँ भाई अब हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स सबमिट करना है, रिटर्न फाइल करनी है, तो अकाउंट्स भी बनाएंगे, उनके ऊपर एएस भी अप्लाई करेंगे, हर चीजें अप्लाई होंगी। लेकिन सारे अप्लाई करेंगे नहीं। मैंने आप सबसे एक बात पूछी थी, क्या AS20 गोलगप्पे वाले भैया के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा? नहीं। कंपनी में लगता है AS20, अर्निंग पर शेयर। अब गोलगप्पे वाले भैया क्या लगता है कंपनी बना के बैठे होंगे? अगर बना रखी होगी तो अप्लाई करेगा, नहीं बना रखी होगी तो नहीं करेगा। बिट्टू टिक्की वाला प्राइवेट लिमिटेड अगर है या लिमिटेड है, तो इन दैट केस उसके ऊपर एएस अप्लाई कर जाएगा, AS20 अप्लाई कर जाएगा। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ में पता चलेंगी। हाँ, ये मैं बोलता हूं, जितने भी स्मॉल स्केल्स पर लेवल पे बिजनेस होते हैं ना, वो सब बच जाते हैं क्योंकि वो अकाउंट से मेंटेन नहीं करते और उनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर इसलिए उनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे ही नहीं पाती। लेकिन जैसे जैसे जो बिजनेस बड़े हो रहे होते हैं, उन सबको अकाउंट बनाने पड़ते हैं और साथ साथ उनके ऊपर एएस की एप्लीकेबिलिटी भी अपने आप आ जाती है। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम बात करते हैं अपने पास। सर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कुछ तो फायदा होगा? बेटा ऑब्वियस सी बात है, फायदा होता है। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, भले आप टैक्स दे या ना दे वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपके फाइनेंशियल जो है बहुत अच्छे होते हैं। फाइनेंशियल्स का मतलब है कि आप इन द नेचर ऑफ लॉ आप एक टैक्स पेयर हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आपको अगर बैंक से लोन लेना हो तो बैंक आप सबसे पहले आपसे क्या मांगता है कि आपकी इनकम का प्रूफ क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी इनकम का प्रूफ है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो इसका मतलब गवर्नमेंट की नजर में आप नहीं कमाते। भले आप 10 लाख कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट की नजर में जीरो इनकम वाले हैं। हाँ जी, सर ऐसे तो ये एप्लीकेबिलिटी पैरामीटर तो इनकम्प्लीट है ना सर, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है उनका भी। बेटा प्रॉफिट मोटिव तो सबका होता है, लेकिन आप स्मॉल स्केल लेवल पर जाकर सबको बोल नहीं सकते, करवा नहीं सकते। जिस दिन उनको जरूरत पड़ती है कि हाँ मुझे लोन लेना है, वो अकाउंट्स भी बनाते हैं, वो एएस एप्लीकेबिलिटी भी शुरू हो जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आप हर किसी स्मॉल लेवल बिजनेस वाले को पकड़ के नहीं बोल सकते कि भाई अकाउंट बना ले, तेरे पे एएस अप्लाई करते हैं। वो कहता है ये क्या होता है भैया जी, हमें क्यों पूछ रहा बता रहे हो, हमें गोलगप्पे बेचने दो। ठीक है, चलिए आइए आइए आइए, यहां पर आइए। अब
आगे की बात करते हैं आपके साथ। नाउ अब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से आपके स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं? सबसे पहला कौन सा लिखा है बेटा? इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा कौन सा लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑल्दो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपके सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल है। इसी चीज को यहां से मैं आपको लिखवाऊंगा भी अभी थोड़ी देर के अंदर, लेकिन थोड़ा पहले पढ़वा दूं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस अप्लाइज टू कंपनीज। अब इंड एस किस पे अप्लाई करते हैं? सुनो ध्यान से, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ चल रही है बात। इंड एस किस पे अप्लाई करते हैं? इंड एस अप्लाइज टू कंपनीज विच आर लिस्टेड, जो कंपनी लिस्टेड है, और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एट एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर एनी सिक्योरिटी लाइक शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एटसेट्रा। अगर आप एक कंपनी हो जो लिस्टेड है, या फिर लिस्ट होने वाली है, कहां लिस्ट होने वाली है? किसी स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर किसी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर किसी आउटसाइड इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में। यानी कि मैं एक बात बोलूं आपको, तो अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर किनकी बात हो रही होगी? जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। एंड Ind AS also applies to those companies whose net worth is equal to or more than 250 करोड़। तो इसका मतलब Ind AS जो अप्लाई कर रहे हैं आजकल प्रैक्टिकली, वो किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? उन बड़ी कंपनीज के ऊपर जो क्या है? लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और आउटसाइड इंडिया, या फिर उन कंपनीज के ऊपर जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब नेटवर्थ क्या होता है? वो तो वही आपका शेयर होल्डर फंड, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और टोटल नंबर ऑफ Ind AS कितने हैं? 40 हैं। 40 के 40 Ind AS आपके ऊपर अप्लाई करते हैं अगर आप इस लिस्ट के अंदर आते हैं। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब इसमें लिस्टेड कंपनीज आ गई, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग आ गई, उसके अलावा आपका 250 करोड़ या उससे ऊपर वाली कंपनीज आ गई, तो ये सब के सब आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होते हैं। बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? सर थ्योरी क्लासेस भी 3 आवर्स की होंगी? हाँ जी बेटा, वो भी 3 घंटे की होंगी। और कितने की होंगी? जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना जल्दी खत्म कर पाएंगे। ये वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, एंटरप्राइज टू विच द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बिजनेस नेचर का होना चाहिए, उसके बेसिस पर हम काम करेंगे। बट उसके पहले अब यहां पर क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई करेगा? पहला, नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। 3 जगह अप्लाई कर रहा है। एक तो देखो बीच में क्या लिखा है? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, एसएमसीज, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। आपने एक लॉ में पढ़ा होगा इसके बारे में, इसके कुछ लेटेस्ट कंडीशंस वगैरह भी वही बताऊंगा अभी। नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, नॉन स्मॉल। और थर्ड देखो कौन सा लिखा है? नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज या एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, अगर गोलगप्पे वाले भैया आपकी लिस्टेड कंपनी है तो उनके ऊपर Ind AS अप्लाई कर रहे होंगे। उनकी कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, Ind AS अप्लाई कर रहे होंगे। उनकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो आपके Ind AS अप्लाई कर रहे होंगे। और अगर वो नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं, इनकी लिमिट बताऊंगा आपको मैं भी, उसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं, यानी कि पहले दो जो हैं वो भी कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो अगर वो कंपनीज में आ रहे हैं तो उसके अंदर आ जाएंगे। और अगर वो कंपनी नहीं है, वो प्रोप्राइटरशिप है, तो वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर आ जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको हम फंसा ही लेंगे एएस अप्लाई करने के लिए। कौन कौन से बोले मैंने? नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज और नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस या एंटिटीज। देखना क्या क्या है नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के अंदर। एंड नॉन एसएमसीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बेटा क्या लिखा है? पहला, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, financial institutions, companies turnover is more than 50 crore in previous year, companies borrowing any time during the previous year is more than 10 crores, and holding and subsidiary of above companies। तो इसके अंदर सारी की सारी कंपनीज ही आ रही हैं।
बैंकिंग भी आ रही है। मैंने क्या बोला था आपसे, बैंकिंग कंपनी अभी तक नहीं पहुंची है इंड एएस के पास। 1 अप्रैल 20 से एप्लीकेबल होना था, कंपलसरी था उनके लिए, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो कंपनीज जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनीज जिनकी बोरोइंग पिछले साल कभी भी एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, आपने लोन लिया 50 करोड़ का पहले दिन और अगले दिन से 49 करोड़ हो गया, तो आपके ऊपर अप्लाई करेगा। इवन मैं बोरोइंग की बात करूं, 10 करोड़ का लोन लिया, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये लीजिएगा, बोरोइंग का देखिएगा। तो जी आपकी पहले देखते हैं टर्नओवर, पूरे साल की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आप क्या हैं, आप नॉन एसएमसी हैं। आपकी बोरोइंग पूरे साल में कभी भी जी 7 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, एक बार आया 10 करोड़ हुआ, 11 करोड़ हुआ, फिर 2 करोड़ पे आ गया, 3 करोड़ पे आ गया, ऐसे करके। तो कभी भी पूरे साल में कभी भी मोर देन 10 करोड़ गया, मोर देन 10 करोड़ गया, तो आपके ऊपर अप्लाई कर जाएगा क्या, आप नॉन एसएमसी में आ जाएंगे। बेसिकली एएस अप्लाई करेंगे, वो तो है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप नॉन एसएमसी में आ जाएंगे। अब नॉन एसएमसी में आ रहे हैं तो उसका कुछ रीजन है, कुछ पॉइंट्स हैं आपके कि इसका क्या होने वाला है। सर बट हमने अभी बैंकिंग कंपनी को एक्सक्लूड किया था, तो यहां क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? बेटा हमने बैंकिंग कंपनी को एक्सक्लूड कहां किया था, बताइए मुझे। हमने इसको नॉन एसएमसी में इंक्लूड किया है। जो मैंने आपको वहां पढ़ाया था, मैंने कहा था इंड एएस के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा है, एएस तो यहां पर अप्लाई करेंगे ना आके। तो बैंकिंग कंपनी तो है नहीं कि इंड एएस भी फॉलो ना करे, एएस भी फॉलो ना करे, तो हो नहीं सकता। तो वो इंड एएस में नहीं पहुंचे हैं, एएस में तो अभी भी है। क्लियर में है? यहां तक की बात, आगे चलें। बोलो जी, यहां तक की बात सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक है तो बताइए मुझे, वरना फिर आगे चलते हैं। ओके सर क्लियर है, चलो आगे बढ़े फिर इसके बाद। तो जी मैं एक बार फिर से आपके सामने बोलूं, ये लीजिएगा, क्या है आपके पास, बैंकिंग कंपनी में भी 10 करोड़ की लिमिट है। बेटा बैंकिंग कंपनी हो तो आपके ऊपर एएस अप्लाई है, फिर लिमिट की जरूरत नहीं है आपको। बैंकिंग कंपनी हो तो एएस अप्लाई हो गया, तो बैंकिंग कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है इस चीज का। बहुत ध्यान सुनना, आपके पास दो तरह के पार्ट हैं जिनके ऊपर इंड एएस अप्लाई करते हैं या फिर इंड एएस अप्लाई नहीं करते हैं। इंड एएस अप्लाई करते हैं वो आपने पढ़ लिया, कौन सी है बेटा, लिस्टेड कंपनी है, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, या फिर मैं आपको बोलूं आपका जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा थी, तो उनके ऊपर अप्लाई कर गया। नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। लेकिन अगर आप इंड एएस नहीं अप्लाई करते हैं तो फिर आप क्या होंगे, आप या तो होंगे नॉन एसएमसी, एसएमसी, या फिर आप हैं नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज या एंटरप्राइजेस। तो नॉन एसएमसी, एसएमसी और नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। अच्छा, नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के अंदर भी 4 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सर बोरिंग टोटल 10 करोड़ या एक बारी में 10 करोड़? बेटा कभी भी पूरे साल में कभी भी 10 करोड़ से ऊपर आपके ऊपर नॉन एसएमसी का टैग लग जाएगा, आप एसएमसी नहीं रहे फिर।
समझे बात को? तो हम यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे कि आपको पहले समझा रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं जी जेटीसी किस में आएगा? सर जी इंडिया सप्लाई करेंगे। बेटा इंडिया सप्लाई करने के लिए ये चाहिए, अगर जेटीसी लिस्टेड है, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नेटवर्थ है तो आ जाएगा। जेटीसी क्या बैंकिंग कंपनी है, क्या इंश्योरेंस कंपनी है, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उसकी बोरिंग पूरे साल में 10 करोड़ से ऊपर है, या इसकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, तो नॉन एसएमसी में आ जाएगा। बात समझ में आती है आप सबको? यहां तक कोई डाउट है बताइए मुझे। इनको क्या डिटेल मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब पता चलेगा। और यहां पर क्या लिखा है? ऑल रिमेनिंग कंपनीज विल बी कवर्ड अंडर एसएमसी। और जो बाकी बच गई सारी की सारी, इनके अलावा देखो कुछ कंपनीज चली गई यहां पर, कुछ कंपनीज आ गई यहां पर, और जो बच गई वो यहां पर आ गई, रिमेनिंग कंपनीज। आप बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, इनकी एप्लीकेबिलिटी को समझिए। तो इसका मतलब सर यहां पर कंपनी नहीं आएंगी। बेटा मैंने लिखा ही क्या था? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो पहले 3 पार्ट जो हैं इंडियस में ले जाएंगे, नॉन एसएमसी में ले जाएंगे, या फिर एसएमसी में ले जाएंगे, लेकिन कंपनीज के ले जाएंगे। ये पहले तीनों पार्ट जो हैं यहां तक, ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ये कंपनीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ कंपनीज की बात कर रहे हैं। बताइए मुझे, क्या कंपनीज को लेकर पॉइंट क्लियर हुआ? आप लिस्टेड कंपनी है, इंडेस में जाओ। आप इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, इंडेस में जाओ। आपकी 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है, इंडेस में जाइए। आप बैंकिंग कंपनी है तो आप एएस में रहेंगे लेकिन नॉन एसएमसी हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी है तो आप नॉन एसएमसी हैं। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप नॉन एसएमसी हैं। आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, आप नॉन एसएमसी हैं। आपकी बोरिंग पूरे साल में कभी भी 10 करोड़ से ऊपर है, आप नॉन एसएमसी हैं। आपकी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, वो भी नॉन एसएमसी है। और इनके अलावा जो भी कंपनी बच गई वो सारी की सारी एसएमसी है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। इनके ऊपर कौन सा एयर सप्लाई करेगा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी। यहां पर ऑल इंडिया एयर सप्लाई कर रहे हैं 40 के 40, 40 के 40। इसके अंदर पूरे के पूरे 27 एयर सप्लाई कर रहे हैं, 27 के 27 एयर सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस हैं, यानी कि कुछ एग्जेम्पशंस हैं या कुछ रिलैक्सेशंस हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी है। मतलब कुछ एएस को आपको छोड़ दिया जी, आपको ये फॉलो नहीं करने। और कुछ इनमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लेवल जैसे जैसे गिरते जाएंगे वैसे वैसे आपके एएस की भी एप्लीकेबिलिटी कम होती चली जाएगी। कुछ एएस लगेंगे, कुछ एएस नहीं लगेंगे। समझे बात को? सर प्रीवियस ईयर 2021 में मैंने 4 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 बारी में ऐसे करके बोरिंग की है, नॉन एसएमसी में होगी। बेटा टोटल कितना हुआ? 10 करोड़ से ऊपर हुआ। पूरे साल में कभी भी अगर 10 करोड़ से ऊपर हुआ ना तो नॉन एसएमसी में आ जाओगे। सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में ये शेड्यूल्ड है। बेटा ये शेड्यूल है, मतलब कि हाँ ये 1 2 3 4 वाला पार्ट आएगा। इसके अंदर मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि लेवल 1 में कौन आता है, लेवल 2 में कौन आता है, लेवल 3 में कौन आता है और लेवल 4 में कौन आता है। सर 18 अक्टूबर को 10 करोड़ की बोरिंग थी, 19 अक्टूबर को 9 करोड़ की हो गई, तब भी एएस सप्लाई करेगा ना सर? मतलब सर इवन सिंगल डे में भी होगा तब भी हो जाएगा। महरप्रीत मेरी बात को ध्यान सुनो। आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई मेरी बोरिंग 10 करोड़ की है या नहीं है। आप कह रहे हो एएस सप्लाई करेगा या नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, बात एएस सप्लाई की नहीं है। बात पहले यह है कि नॉन एसएमसी है या एसएमसी है। अगर आप कहते हो जी मेरी टर्नओवर मेरी बोरिंग 10 करोड़ रही तो क्या आप इसमें आ पाओगे? जी नहीं, नहीं आ सकते। तो अगर आप यहां नहीं आओगे तो किस में आ जाओगे? फिर आप यहां आ जाओगे, आप एसएमसी में कवर हो जाओगे। एसएमसी के ऊपर भी तो एएस लग रहा है, तो एएस तो लगेगा लेकिन कैटेगरी बदल जाएगी। आप नॉन एसएमसी में है या एसएमसी में है ये बदल जाएगा। सर नोटिंग कर लें क्या? कर लिया, कर लें क्या? बेटा अभी रिया कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिंग रहेगी आपके पास अवेलेबल। सर बोरिंग होल लाइफ ऑफ बिजनेस या फिर ओनली 1 ईयर? बेटा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, महक प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। सर बोरिंग एंड टर्नओवर किस साल का देखना है? रिया बता दिया बेटा मैंने आपको, प्रीवियस ईयर का देखना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए सब बच्चे बोलो बेटा, क्या ये वाली बात समझ में आई है आपको?
मैं अभी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे तो आया ही नहीं, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहा हूं। बताओ जी बताओ, सब बच्चे बताओ। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन देगा आपको क्या कि भाई ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये टर्नओवर है, ये बोरोइंग है, बताओ एसएमसी है, इंड एस अप्लाई करेंगे या एएस अप्लाई करेंगे, किस कैटेगरी में आएगा, ये इसके अकॉर्डिंग। 10 करोड़ कैसे देखना है, टोटल या पर्टिकुलर? बेटा बोरिंग, टोटल बोरिंग जो भी आपकी है। अगर तो टर्नओवर 10 करोड़ बट बोरिंग में ये एग्रीगेटली 17 करोड़ है तो एसएमसी या नॉन एसएमसी? बेटा टर्नओवर की लिमिट 50 करोड़ की है मानसी, 10 करोड़ की लिमिट नहीं है। दोनों में से कोई भी हो जाए, पूरे साल की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर निकल जाए तो आप नॉन एसएमसी हैं, 50 करोड़ से नीचे है या 50 करोड़ भी है तो आप एसएमसी हैं। आपकी बोरोइंग पूरे साल में किसी भी दिन 10 करोड़ से ऊपर निकल गई तो नॉन एसएमसी है, 10 करोड़ है तो एसएमसी है, 10 करोड़ से नीचे है तो एसएमसी है। कंचन पूछिए सर ड्यूरिंग द ईयर 15 करोड़ थी बट एट द ईयर एंड बैलेंस शीट तक बोरिंग 8 करोड़ हो गई। बेटा मैंने कंचन फिर से बोला, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये लीजिए ध्यान से पढ़िएगा पॉइंट को, ये लीजिए पढ़ लीजिए, पढ़ो क्या लिखा है। कंपनीज बोरोइंग एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 10 करोड़। एनी टाइम, टर्नओवर एनी टाइम नहीं होती, टर्नओवर पूरे साल की होती है, लेकिन बोरिंग पूरे साल चल रही होती है, बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, बढ़ रही है, कम हो रही है। तो अगर पूरे साल में कभी भी किसी भी दिन 10 करोड़ एक घंटे के लिए भी अगर ऐसा हुआ हो कि 10 करोड़ से ऊपर निकल गई है तो आप नॉन एसएमसी में आ जाएंगे, वरना आप एसएमसी में रहेंगे। और है बेटा, और बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी हो सकता है, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी होगा ना, तो ये सारी की सारी इंडिविजुअल्स अपनी अपनी वो है कंडीशंस है। सर क्लियर हो गया अच्छे से, कमल को तो भूल रहा है। बाकी बताओ जी, बाकी बताओ, बाकी बताओ, बाकी बताओ। अगर बाकी सबको भी क्लियर हो गया तो फिर आगे चलें। ओके अब आ गया समझ, गुड। किसी को और कोई डाउट इस चीज के रिगार्डिंग तो बताइए मुझे। तो अब आप सबके लिए जरूरी क्या है समझना बहुत ध्यान से। आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आए या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पॉइंट आए तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कॉर्पोरेट एंटिटी है या वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, वो कॉर्पोरेट एंटिटी है या वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। अगर वो कॉर्पोरेट एंटिटी है तो क्या वो लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है या उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कोई भी, तो आपके ऊपर इंड एस अप्लाई करेगा। आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, आप बैंकिंग कंपनी है, आप इंश्योरेंस कंपनी है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी है, या फिर आपकी टर्नओवर पूरे साल के अंदर 50 करोड़ से ऊपर थी, या फिर आपकी बोरोइंग पूरे साल में कभी भी 10 करोड़ से ऊपर थी, या फिर आपकी कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है, तो आप नॉन एसएमसी में आ जाएंगे। और नॉन एसएमसी में अगर आएंगे तो आपके ऊपर एएस अप्लाई करेंगे, और सारे के सारे एएस अप्लाई करेंगे, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये 6 लोग जो आपके सामने आ रहे हैं, इन 6 के 6 को हर एक एक एएस अप्लाई करना है। ऑल 27 एएस विल बी एप्लीकेबल ऑन नॉन एसएमसीज, नो एग्जेम्पशन, नो रिलैक्सेशन आर अलाउड टू अबव कंपनीज रिगार्डिंग एनी एएस। सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में नहीं आए तो ऑल रिमेनिंग कंपनीज विल बी कवर्ड अंडर एसएमसी। एसएमसीज, हाँ, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। अब इसमें क्या है सर, अगर आप स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं, मैंने आपको AS3 के टाइम पे भी लिखवाया था, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को नहीं बनाना होता कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फुल एग्जेम्पशन है, फुल एग्जेम्पशन। AS3, AS17, AS20, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग ग्रुप 2 के अंदर आएगा, AS20 अर्निंग पर शेयर ग्रुप 2 के अंदर आएगा। फुल एग्जेम्पशन मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना। पार्शियल एग्जेम्पशन, कुछ काम यूज होगा, कुछ यूटिलाइज नहीं होगा, यानी कि पूरा एएस नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, डिस्क्लोजर एग्जेम्पशन।
आपको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, AS 19 का डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा, AS 28 का डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा, AS 29 का डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा। तो आप बच सकते हैं इन एग्जेम्पशन से, ये फायदे आपको मिल जाएंगे। सर ये नंबर याद करने हैं, देखो बेटा मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे नंबर पूछे जाएंगे बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन आपकी नॉलेज में आ जाए ये जरूरी है। तो नॉन एसएमसीज के तो आपको पता चल गया सारे के सारे एएस अप्लाई हैं, लेकिन अगर आप एसएमसी हैं तो फुल एग्जाम्शन है, पार्शियल एग्जाम्शन है, डिस्क्लोजर एग्जाम्शन है, आपको ये वाले एएस को अप्लाई नहीं करना होगा अकॉर्डिंगली। याद करने के लिए नंबर आप, मेरी तरफ से इतनी रिक्वायरमेंट लगती नहीं मुझे कि नंबर आपसे पूछे जाएंगे इस चीज को लेकर, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है लेकिन वैसे नहीं है। और एक और चीज है, AS 21, AS 23, AS 27, ये तीनों एक्चुअली में बात करते हैं दो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने की, कंसोलिडेट करने की, दो कंपनीज को जोड़ने की, दो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने की, दो पार्टनरशिप फर्म को जोड़ने की, दो सोल प्रोप्राइटरशिप को जोड़ने की। एंड 25 ये बात करता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हां आप अपने अकाउंट्स कब बनाते हैं? एनुअल बेसिस पर, लेकिन आप उन्हें क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ्स के बेसिस पर भी बना सकते हैं। तो आपको AS 21, 23, 25, 27 will also exempt from applicability, but if consolidation are required then companies have to apply these accounting standards. तो ये भी फुल एग्जेम्प्ट है आपके लिए, 21, 23, 25, 27 आपको नहीं बनाने आपको। बट अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं, आप दो कंपनीज को जोड़ रहे हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ रहे हैं, तो इन दैट केस आपको ये वाला AS फॉलो करने पड़ जाएंगे, अदरवाइज नहीं करने। बताइए कंडीशन एसएमसी या नॉन एसएमसी को आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट्स हैं, AS तो सब पे ही अप्लाई करेंगे। यस महरप्रीत बिल्कुल सही बात है, AS तो गोलगप्पे वाले पे भी अप्लाई करेगा, लेकिन गोलगप्पे वाला कंपनी में नहीं है, कंपनी में होगा तो नॉन एसएमसी या एसएमसी वो ढूंढ के देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। नॉन एसएमसी तो सारे अप्लाई कर देंगे, एसएमसी तो ये वाले छोड़कर अप्लाई कर देंगे, और अगर वो प्रोप्राइटरशिप है तो उसको वहां पे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में जाके अप्लाई करा देंगे। अप्लाई तो कराएंगे, ये आप सोचो कि अप्लाई नहीं होगा, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके ऊपर AS अप्लाई ना कर रहा हो। फुल्ली एग्जेम्पशन नहीं है पॉसिबल, वो सिर्फ एक ही पॉसिबल था जो मैंने आपको बताया, चैरिटेबल डोनेशन वाला, बस। बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर AS अप्लाई करेगा, आप किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। बट हां, हर किसी के लिए हर AS अप्लाई नहीं होता। AS 3 मैं नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनवाऊंगा मैं उनसे, सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं बनवाऊंगा मैं उनसे, EPS नहीं निकलवाऊंगा मैं उनसे, कंसोलिडेशन नहीं कर रहा तो मैं कंसोलिडेशन वाले AS नहीं लगवाऊंगा उनसे। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि आपके लिए कौन सा AS अप्लाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा। बताइए मुझे, यहां तक का SMC तक का पॉइंट क्लियर है? अगर SMC तक का पहला पॉइंट क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं। ऑल AS क्या इंड AS में इंक्लूड है? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग चीजें हैं प्रेम, आपस में इंक्लूड वाली कैसी बात हो गई? बताओ बच्चों, यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है? क्या आगे चल सकते हैं? क्लियर सर, यस, डन, क्लियर, गुड गुड गुड। अब ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी एक्चुअली में, क्योंकि अब ये बुक के अंदर तो है नहीं, बुक के अंदर तो पुराना लिखा हुआ था, नया वाला अब आपके सामने आ गया है, तो आपको नए वाले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। आइए जी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज तो हो गई, अब बारी आती है किसकी? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की। For the purpose of compliance of the accounting standards, all non-corporate entities in India are classified into 4 broad categories. 4 कैटेगरी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। मैं चारों के बारे में बताऊंगा, और उसके अंदर भी फिर से रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि लेवल 1 के ऊपर सारे अप्लाई नहीं करेंगे, लेवल 2 के ऊपर सारे अप्लाई नहीं करेंगे, लेवल 3 के ऊपर सारे अप्लाई नहीं करेंगे। पहले लेवल 3 लेवल हुआ करते थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अब आपके पास 4 बन चुके हैं। और इंड AS के लिए अलग सेक्शन बना दिया गया, नॉन SMC बना दिया गया, SMC बना दिया गया, तो काफी चेंज आ गया इस चीज के अंदर, और क्वेश्चन इसी के ऊपर आ सकता है,
ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा, ये एएस का क्वेश्चन नहीं है, ये एएस की एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ये थ्योरी क्वेश्चन है एक तरह से। और लेवल 1 क्या है, पढ़िए। लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। मैं बता दूं आपको एक बारी, मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, कंपनीज की बात नहीं हो रही है, ये नॉन कंपनीज की बात हो रही है। नॉन कंपनीज भी लिस्ट होती हैं, हाँ जी, ट्रस्ट वगैरह लिस्टेड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स ट्रस्ट बेसिस पे बने होते हैं, लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग लेवल 1 में आते हैं। बैंक्स, सर बैंक तो कंपनी होते हैं, नहीं बेटा, कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस से बने होते हैं, वो यहां पर आएंगे बैंक्स। एंटिटीज विद टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड 250 करोड़, 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हैं लेवल 1 वाले। आपकी बोरोइंग एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 50 करोड़, तो आप इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और फिर आपको कोई एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन नहीं है रिगार्डिंग एएस, सारे एएस अप्लाई करेंगे, ऑल एएस विल बी एप्लीकेबल। पढ़िए ध्यान से देख लीजिए। तो जो बुक में है वो कोई काम का नहीं है ना अब बेटा, उसके अंदर 1-2 पैराग्राफ काम के बचे हैं बस, बाकी फिर जो आपको मैं अब लिखवाऊंगा यहीं से कवर हो जाएगा। तो जो बुक वाला पार्ट है एप्लीकेबिलिटी वाला, वो पूरा का पूरा मैंने यहां पर लिख दिया है, इसीलिए कि आप यहीं से नोट करेंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी फिर। बोलो जी बोलो, बताओ जी बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आया? लेवल 1। अब लेवल 2 इससे नीचे जाएगा, लेवल 3 इससे नीचे जाएगा, लेवल 4 उससे नीचे जाएगा। मुझे बताओ, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी नहीं है, लिस्ट हो चुकी है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी नहीं है लेकिन बैंक का काम करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर पिछले साल में 250 करोड़ से ऊपर का था, या उसकी बोरोइंग पूरे साल में, पिछले साल में कभी भी 50 करोड़ से ऊपर थी, तो आप लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में आ जाएंगे। बैंक एंड बैंकिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है बेटा? बैंक जो है देखो, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने टाइम पे एक ऑडिट किया था भाग्य उदय कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, वो कंपनी नहीं था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो बैंकिंग के फंक्शंस अप्लाई करते थे। जब वो बैंकिंग के फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंपनी हो जरूरी नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब वो अगर कंपनी होते तो वो नॉन एसएमसी में कवर होते, वो कंपनी नहीं है लेकिन बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में कवर होते हैं। तो लिस्टेड मतलब कंपनी है सिर्फ? नहीं बेटा, लिस्टेड मतलब कंपनी नहीं है सिर्फ। बैंक एंड बैंकिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है बता दिया सर, इनके बीच में और है ना? हाँ बेटा, इनके बीच में और है, सबके बीच में और है। ये जो ऑप्शंस हैं ये देखो चारों एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, बैंक्स हैं, या 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, या 50 करोड़ से ऊपर की बोरोइंग है, तो ये उसके लिए है। बट कंपनी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, कंपनीज नहीं है ये वाली चीजें। एग्जाम्पल देना सर, कंपनी नहीं है पर लिस्टेड है बेटा। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो ट्रस्ट के बेसिस से बनते हैं, यानी कि आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है पहले इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसको हम लिस्ट करा सकते हैं, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड मार्केट में लिस्ट हो सकता है, कंपनी जरूरी नहीं है उसके लिए। सर इसमें से कोई एक भी हो जाए वो लेवल 1 में आ जाएगी? हाँ जी कमल कुमार, बिल्कुल ठीक बात, इनमें से कोई भी एक हो जाए तो आप लेवल 1 में आ जाएंगे। अब लेवल 2 क्या है? लेवल 2 बताऊं आपको? लेवल 1 सबको क्लियर है? बोलो जी बोलो, सब बच्चे बताओ, क्या लेवल 1 सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं? बोलो बच्चों, क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर? मैं आगे चलूं? किसी का कोई डाउट बचा है तो मुझसे पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस क्लियर क्लियर, यस यस क्लियर, गुड, चलो बढ़िया है। तो कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं है? लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 में अब काम आसान होने वाला है। पढ़िए क्या लिखा है लेवल 2 में, क्या हो गया?
एंटिटीज विद टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड 50 करोड़ टू 250 करोड़। अच्छा, यहां क्या था, यहां 250 करोड़ से ज्यादा था। देखो लिस्टेड और बैंक वाला पॉइंट तो हट ही गया, वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो लेवल 1 में आएगा। लेवल 2 में कैसे आ जाएगा फिर, लेवल 1 में आ चुके हैं। लेवल 2 में क्या है, देखो लेवल 1 में 250 करोड़ से ऊपर है, 250 करोड़ से ऊपर है। लेवल 2 में 50 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ तक है, इक्वल टू 250 करोड़। और बोरिंग चेक कर लीजिए, वहां पर 50 करोड़ से ऊपर थी, यहां पे 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है। एग्जेम्पशन एंड रिलैक्सेशन, फुल एग्जेम्पशन फिर से वही AS 3 17 20, पार्शियल एग्जेम्पशन AS 15, डिस्क्लोजर एग्जेम्पशन 19 28 29, और AS 21 23 27 25 will also exempt from applicability, but if consolidation are required then companies have to apply these accounting standards। बेसिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या कंपनीज की जगह मैं यहां पे एक वर्ड बोलना चाहूंगा, कंपनीज ना लिखकर आप लिखिए मैं इसको चेंज कर दूंगा, यहां पे कंपनीज की जगह एक्चुअली वर्ड आना चाहिए एंटिटीज। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से, किसी को सेकंड वाले पॉइंट से डाउट हो बताना मुझे। लेवल 2 को नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर, लेवल 1 बैंक्स और उसका पॉइंट था आपका लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग का, टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर, बोरिंग 50 करोड़ से ऊपर। फिर लिमिट थोड़ी सी कम करी, 50 से 250 करोड़ और 10 से 50 करोड़। और ये एग्जाम्पशन दे दीजिए, ये वाले मत बनाना आप लोग, अब आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मत बनाइएगा इनको। AS 15 पार्शियल एग्जाम्पशन मिल गई, डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन AS 19 के 18 28 29 से मिल गई। बताइए क्या इस चीज से कोई डाउट? यहां तक की बात क्लियर, मानसी अरोड़ा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? बाकी बता दो, बाकी सबको भी क्लियर है तो आगे चलें, आगे की बात करें आपके साथ। थर्ड वाला भी कुछ ऐसा ही है, लिमिट और कम होने वाली है, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी। थर्ड वाला देखना, ये लीजिएगा, थर्ड वाले पे आना। लेवल 3 अपूर्वक कंसोलिडेशन का मतलब, रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दो प्रोप्राइटरशिप या दो पार्टनरशिप जुड़ रही हैं तो आपको AS 21 23 27 अप्लाई करना पड़ेगा, 21 23 27 अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों कंसोलिडेशन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप कोई कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये AS भी नहीं बनाने, फुल एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको, यानी कि ये जाकर AS फुल एग्जेम्पशन की लिमिट में ऐड हो जाएंगे जाकर। सर अगर दे रखा है टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो वो तो नॉन SMC में भी है एंड लेवल 2 में भी, तो क्या मानेंगे, कंपनी है या नॉन कंपनी? बेटा तो कंपनी के नाम एक बात बताओ रिया, वहां पे लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो वो तो नॉन SMC वहां से बन जाएगी ना। अब लिखा हुआ है जितिन त्यागी एंड एसोसिएट्स, जितिन त्यागी क्लासेस, तो ये कंपनी थोड़ी है, तो इन दैट केस लेवल 2 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो पहले तो आपको ये देखना है कि वो कंपनी है नॉन कंपनी है, उसके बाद आगे की बात चलेंगी कि वो नॉन SMC में आएगा या फिर वो SMC के अंदर आएगा। अगर वो नॉन कंपनी है तो फिर हम बात करेंगे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 की। तो पहले ये चेक करो कि कंपनी है नॉन कंपनी है, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे कोई दिक्कत तो नहीं। अब थर्ड लिमिट पढ़ो बेटा, अब थर्ड लिमिट क्या आ गई आपके पास? 25 बेटा कंसोलिडेशन का नहीं है, वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब कि आपके ऊपर हर 3 महीने के बाद, कुछ कंपनीज के लिए होता है बेसिकली, कंपनीज के लिए हर 3 महीने के बाद अपने क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दिखाने पड़ते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं उसे। तो वो आपका इंटरिम बेसिस पर 3 महीने 6 महीने 9 महीने के बेसिस पर आपसे रिपोर्टिंग करवाते हैं कि आपके प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, आपके प्रॉफिट लॉसेस क्या हैं, ये वगैरह वगैरह, इन चीजों को लेकर चलते हैं। पार्शियल एग्जम्पशन का मतलब यह है बेटा कि AS 15 थोड़ा बहुत कुछ चीजों पे अप्लाई करेगा, कुछ चीजों पे अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि पूरा AS नहीं लग रहा है, कुछ पोर्शन लग रहा है, पार्शियल लग रहा है। तो सिमरन वो है AS 15 का मतलब। और अब लेवल 3 की कंडीशन चेक करो बेटा,
पहले 250 करोड़ से ऊपर था, सेकंड लेवल में आते हुए 50 करोड़ और 250 करोड़ बन गया, 50 करोड़ से ऊपर 250 करोड़ तक, और यहां पर 10 करोड़ से 50 करोड़ हो गया, और बोरिंग होगी 2 करोड़ से 50 क्यों होगा, 2 से 50 थोड़ी था, 2 से 10 था ना, तो ये चेंज नहीं हुआ है, मुझे चेंज करना है, इसको मैं चेंज कर देता हूं। एक सेकंड रखना, मुझे एक मिनट देना, यहां पर मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहां पे लिमिट गलत लिखी हुई है, इसको करेक्ट कर देते हैं। लेवल 3 में ये 10 करोड़ है, और यहां पर ये सारी एंटिटीज हैं। तो मैंने जो चेंजेस करने थे बता दिए हैं इसीलिए। हाँ जी, आपका लेवल 3 को लेकर कोई डाउट है मुझे बता दीजिए आप सब। अगर आपके लेवल 3 को लेकर कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से करेक्शन वाला पार्ट हो गया है पूरा। हाँ जी, लेवल 2 लेवल 3 अब हो गया ठीक। तो अब आपकी जो बोरिंग थी वो 2 करोड़ से 10 करोड़ की है, 2 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक बोरिंग यहां पर आ जाएगी, लेकिन एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेकिन अब चेक करना, फुल एग्जाम्पशन में तो कुछ ऐड हो गया है, 18 24 ऐड हो गया है फुल एग्जाम्पशन में, डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन में ऐड हो गया है 10 और 11, और जो आपके पास नीचे की बात है वो फिर से वही सेम की सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सर पहले कंपनी और एंटरप्राइज को सेपरेट करना होगा, फिर लिमिट देखनी होगी। यस बेटा, बिल्कुल सही बात है। कंपनी के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो लिस्टेड अनलिस्टेड वाली बात तो नहीं है, उसमें भी नॉन एसएमसी और एसएमसी देखना पड़ेगा, तब बातें आगे चलेंगी। और अगर नॉन कॉर्पोरेट है तो फिर लेवल चेक करने पड़ेंगे, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं ऑल क्लियर सर। बाकी बोलो जी, बाकी बताओ, लेवल 3 को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जो है वो आपके पास सिर्फ लिमिट्स के बेसिस पर है। लेवल 1 में बैंक्स को कवर किया गया और लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग को कवर किया गया, बाकी फिर 250 करोड़ और 50 करोड़, फिर उसके बाद 50 से 250, 10 से 50, और अब आ गए यहां पर हम 50, 10 से 50 और यहां पर 2 से 10 बोरिंग के लिए। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा महक? इसके क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाएगा, लिखा जाएगा कि कंपनी है या नॉन कंपनी है, वो आपसे पूछेंगे कि इसके ऊपर ये एएस अप्लाई करेगा या इसके ऊपर इंड एएस अप्लाई करेगा, इस तरह से करके। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से पूछेंगे आपसे कि भाई ये वाला एएस अप्लाई करेगा नहीं करेगा, बहुत रेयर चांस है इस चीज को लेकर, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए हमने इसको अपनी तरफ से रखा हुआ है कि भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है, गुड, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड, वेरी गुड, यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है। 25 है कंसोलिडेशन, बट ये अप्लाई करेगा जब कंसोलिडेशन होगा। 25 कंसोलिडेशन नहीं है, 21, 23 और 27 कंसोलिडेशन है। उसमें भी इवन एक्चुअली में कंसोलिडेशन के अंदर भी दो चीजें होती हैं, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स। तो 21, 23 और 27 ये कंसोलिडेशन के हैं। 25 जो है वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, इसलिए उसको अलग लिखा है। 21, 23, 27 इकट्ठा लिखा है, 25 अलग से लिखा है। चलो चलो चलो, और अब लास्ट क्या बचा? अब लास्ट क्या बचा? देखो लिमिट थर्ड तक क्या ले गए? टर्नओवर 10 करोड़ तक, 10 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक इसमें आ गया। अब पता है क्या है फोर्थ? देखो लेवल 4 क्या है, देखो ऑल रिमेनिंग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। अब अगर आपकी 1 रुपए की टर्नओवर भी है तो आप लेवल 4 एंटिटीज में आते हैं। गोलगप्पे वाले भैया जिनको आप कहते हैं एस नहीं लगेगा, लेवल 4 में आ गए ना। कंपनी है तो कंपनी में लेके जाके बात करो, नॉन एसएमसी एसएमसी में बात करो। लेकिन अगर नॉन कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जेटीसी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो वो लेवल 4 में आ जाएगी, क्योंकि 10 करोड़ की टर्नओवर नहीं है। 10 करोड़ की टर्नओवर होगी तो लेवल 3 में, 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होगी तो लेवल 3 में जाएगी, 10 करोड़ तक की टर्नओवर होगी तो लेवल 4 में आएगी। बात समझ में आई आप सबको? और फुल एग्जाम्पशन में कुछ और ऐड भी हो गया है, एएस नंबर 28, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। ऑल्दो आपको नाम याद नहीं करने, अभी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस चीज की। पार्शियल एग्जाम्पशन में 15 और 22, डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन के अंदर 19, 29, 10, 11, 13, 26। मैंने कलर चेंज करके लिख दिया इसीलिए, और नीचे वाली बात फिर से वही लिखी हुई है।
वो आपके सामने लेवल 4 के लिए भी। बताइए जी, यहां तक की बातों में कोई दिक्कत परेशानी? बेटा कहा तो है ऑल रिमेनिंग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, किसी को, मैंने क्या बोला था, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आप हर इसके अंदर कवर हो जाओगे। लेवल 4 के अंदर हर कोई आके कवर हो जाएगा, बस अकाउंट्स बन रहे हो। अकाउंट्स बन रहे होंगे तो यहां पर आप कवर होने ही होने हैं, किसी भी तरह से आपको छोड़ा नहीं जाएगा। बोलो जी, कैसा लगा? ये अमेंडेड पार्ट था आपका, यहां तक का जो था आपका अमेंडेड पार्ट था। आई होप यहां तक का आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हैं तो मैं आपको इसको लिखवाने का काम करूंगा। जो इन क्लासेस को बाद में गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पे देख रहे हैं, ऑनलाइन मोड पे देख रहे हैं, रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हैं, वो तो अपनी क्लासेस को कभी भी पॉज करके कभी भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी देख रहे हैं मेरे साथ में, तो वो बताओ मुझे, नोटिंग अभी करनी है या मैं इसकी शीट ग्रुप में भेजूं, जैसा आपको ठीक लगे। मेरे ख्याल से नोटिंग कर लो, क्योंकि मुझे AS1 को भी लिखवाना है पहले, तो बेटर वही रहेगा। आप बताइए क्या करना है। वैसे लिखना बेटर रहेगा, क्योंकि लिख लीजिए, लिख लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। तो जी ये मैंने यहां पे लिख दिया आपके सामने। ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। ये चार्ट ऐसे ही रहने दूं या साफ बनाऊं थोड़ा सा, या चल जाएगा आपको ऐसे? जल्दी बताइए, चार्ट साफ करके बनाऊं या चल जाएगा ऐसे? अभी करा देते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी नोटिंग कराओ तो बेटर वही रहेगा, क्योंकि अभी कर लोगे तो साथ साथ कुछ और पॉइंट भी माइंड में आएंगे तो पूछ पाओगे आप मुझसे। हाँ जी हाँ जी, मैं भी चाहता हूं कि आप अभी नोट कर लें। चलिए तो आइए फिर एक बारी मैं आपके सामने इसको लेकर आ रहा हूं, और आप सब अपने पास फर्स्ट पेज से आ जाएंगे। चलिए पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं चार्ट बना दूंगा साफ साफ आपके लिए दोबारा से एक बारी, और आप उसके बेसिस पे काम कर पाएंगे। तो नोटिंग के लिए काफ़ी कुछ है आपके पास, तो जल्दी से आप सब एक बार नोटिंग करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से ये लीजिए, यहाँ से आप नोटिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ